प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। उन मुद्दों में बहुत सारी ऐसी उनकी चिंताएं भी होती हैं जो हमारे आम जीवन से, हमारे समाज से या उसकी बेहतरी को लेकर होती हैं। अब एक ऐसी बात जिसका जिक्र उन्होंने पिछले मन की बात में किया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, वो था सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली या सड़क दुर्घटनाओं में जो बहुत कीमती जानें चली जाती हैं। और वो जानें इसलिए चली जाती हैं बहुत बार ऐसे मामलों में कि हम समय पर इलाज या चिकित्सा की सुविधा उनको उपलब्ध नहीं करा पाते। छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही भी किसी की जान के लिए खतरा बन सकती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमारे, आपके साथ या किसी के परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है, और जिसके साथ होता है निश्चित रूप से उसके लिए बहुत तकलीफदेह होती है ये बात। लेकिन अगर हम सोचते हैं तो हमारे लिए भी बहुत चिंता की बात लगती है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री पीयूष तिवारी को। पीयूष जी सेव लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर हैं और इन सभी चिंताओं की वजह से निरंतर लगातार इस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जैन। 2008 में आप सेव लाइफ फाउंडेशन की शुरुआत की थी जी। थोड़ी सी चर्चा इस बात के लिए ज़रूर करना चाहेंगे कि आमतौर पर एनजीओ बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। ये क्षेत्र आपने सुना, किस नज़रिए से आपको लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक जान भी बच जाए वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने इस क्षेत्र में काम करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, सोच क्या थी, वजह क्या थी? देखिए, जैसा आपने कहा कि जिसके परिवार में किसी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है उसे बहुत दुख होता है। और हमारे परिवार में भी ऐसा ही हुआ था 2007 में। मेरे भाई हैं, उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी और उनकी मौत का कारण वो दुर्घटना नहीं थी, लेकिन उसके बाद चिकित्सा का ना मिलना और कई मिनटों तक सड़क पे ऐसे पड़े रहना और तड़पते रहना, उसकी वजह से हुआ था। तो जब ये मुझे पता लगा कि उनकी मृत्यु का कारण ये था कि उनको समय पे मदद नहीं मिल सकी लोगों से, तो मैंने सेव लाइफ फाउंडेशन की स्थापना की। ये इस मकसद से कि हम एक ऐसा वातावरण बना सके हिंदुस्तान में कि कोई भी बिना झिझक के सामने आके किसी घायल व्यक्ति की मदद कर सके। और उसके लिए हमने काम शुरू करा सुप्रीम कोर्ट के साथ, और अब रिसेंटली भारत सरकार के साथ और कई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं कि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जिसके अंतर्गत जो गुड समारिटन हैं या जो लोग हैं जो कि आगे आगे मदद करते हैं, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही साथ हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का भी काम कर रहे हैं सरकारी और एक पॉलिसी के स्तर पर। इसके बारे में आपसे ज़रूर हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन पीयूष जी, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह जिक्र किया, आपने खुद एक अपने साथ बीती हुई घटना का जिक्र किया। विनय जिंदल इतना होनहार एक युवा साथी हमारा दिल्ली में, इसलिए उसकी जान चली गई या समय से इलाज नहीं मिल सका और इसलिए हमने एक बहुमूल्य जीवन जो है खो दिया। उस परिवार ने भी खोया, हमने भी खोया, और उस पीड़ा को प्रधानमंत्री महोदय ने महसूस किया और मन की बात में उन्होंने इस बात पर बहुत बल देकर इस बात पे अपनी चिंता भी व्यक्त की और ये भी उम्मीद लोगों में जताई कि सरकार इस बारे में क्या कुछ भविष्य में करने जा रही है। आइए उनके मन की बात के उस अंश को सुनते हैं और उसके बाद हम इस बात पर चर्चा शुरू करते हैं। अभी दिल्ली की एक दुर्घटना के दृश्य पर मेरी नज़र पड़ी और दुर्घटना के बाद वो स्कूटर चालक 10 मिनट तक तड़पता रहा, उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे भी मैंने देखा है कि मुझे कई लोग लगातार इस बात में लिखते रहते हैं कि आप रोड सेफ्टी पर कुछ बोलिए, लोगों को सचेत कीजिए। बेंगलुरु के होशा कोटे के अक्षय हो, पुणे के अमय जोशी हो, कर्नाटक के मूरबिद्री के प्रसन्ना काकुंजे हो, इन सब ने, काफ़ी लोगों के हैं नाम, मैं सबके नाम तो नहीं बता रहा हूँ, इस विषय पर चिंता जताई है और कहा है आप सबकी चिंता सही है,
और जब आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हृदय हिल जाता है। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देता है। शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए, लेकिन मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को चाहे 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, सेफ्टी की जितनी बातें हैं उस पर जरूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बनाना चाहिए। कभी कभी हम ऑटो रिक्शा पर देखते हैं, पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना, और पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये बात सही है कि सरकार ने इस दिशा में काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए हैं रोड सेफ्टी के लिए, चाहे एजुकेशन का मामला हो, रोड की रचना का इंजीनियरिंग हो, कानून को एनफोर्स करने की बात हो, या एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों के इमरजेंसी केयर की बात हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट हम लिए हैं, आगे चल के इसका विस्तार भी होने वाला है, कैशलेस ट्रीटमेंट। गुड़गांव, जयपुर और वडोदरा, वहाँ से लेकर के मुंबई, रांची, रड़गांव, महुलिया राजमार्गों के लिए हम एक कैशलेस ट्रीटमेंट, और उसका अर्थ है कि पहले 50 घंटे पैसे है कि नहीं, पैसे कौन देगा कौन नहीं देगा, इन सारी चिंता छोड़ करके एक बार रोड एक्सीडेंट में जो घायल है उसको उत्तम से उत्तम सेवा कैसे मिले, सारवार कैसे मिले, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। देश भर में हादसों के संबंध में जानकारी देने के लिए टोल फ्री 1033 नंबर, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी बातें। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट के बाद की है। एक्सीडेंट न हो इसके लिए तो हम सब ने सचमुच में, एक एक जान बहुत प्यारी होती है, एक एक जीवन बहुत प्यारा होता है, उस रूप में उसको देखने की आवश्यकता है। तो श्रोताओं, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली या सड़क दुर्घटनाओं में जो जान गंवा देते हैं उनके प्रति चिंता अपनी व्यक्त की, और उसके बारे में सरकार की तरफ से जो कोशिशें भविष्य में होनी है उस पर चर्चा की। एक बहुत गंभीर मुद्दा है पीयूष जी, आप ही का एक सर्वे है, 2013 में आपने सर्वे करवाया था सेव लाइफ फाउंडेशन के जरिए से, और उसमें ये बात निकल कर आई थी कि अगर दिल्ली में बात करें तो 95% लोगों की ये राय लोगों ने जाहिर की कि वो दुर्घटना में घायल लोगों की मदद नहीं करते हैं जी। उसके पीछे उनकी अपनी बहुत सारी वजह हैं जी। सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी चिंताएं हैं, क्यों? क्योंकि हर एक दिल देखिए दुखता तो है, पत्थर का दिल नहीं होता किसी भी बॉडी में, किसी भी शरीर में, उसको कहीं ना कहीं अंदर बात तो उठती होगी, लेकिन क्या चीजें हैं, बाधाएं हैं जिसकी वजह से वो रुक जाता है मदद करने से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस बात को इस स्तर पर, इस राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात करी है। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। प्रधानमंत्री ने जिस केस का जिक्र किया, जिसमें कि विनय जिंदल जी जो थे वो सड़क पे बहुत देर तक पड़े हुए थे बिना किसी मदद के, ये कई केसेस में होता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक स्टडी है जिसके हिसाब से करीब 50% लोग जो सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं वो इस कारण से मरते हैं कि उनको आसपास वालों से मदद नहीं मिलती है उस टाइम पे। तो हमने जब ये रिसर्च करी थी 2013 में, ये पता लगाने के लिए की थी कि ऐसा क्यों है, और उसमें 3 मुद्दे बाहर आए थे जी। सबसे पहला तो है कि लोग जो हैं वो डरते हैं कि क्योंकि पुलिस केस होगा तो उसमें जो पुलिस की क्वेश्चनिंग है या जो रवैया होता है पुलिस का, उससे लोग थोड़ा घबराते हैं। दूसरा है कि अस्पताल, जब कोई कई केसेस में देखा गया है, खासकर ये जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं ये लोगों को रोक लेते हैं जब तक पुलिस नहीं आती है, उनको डिटेन करते हैं, और कई केसेस में हमारे पास आया है कि उनसे फोर्स भी करते हैं पेमेंट करने के लिए इलाज का। अच्छा। और तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि अगर ये केस कोर्ट में जाता है और अगर इनको विटनेस बनाया जाता है तो कई सालों तक, हमारे यहाँ देश में कई सालों तक केस चलते हैं, तो उसमें कई साल तक उनको केस में उस कोर्ट में समन करा जाता है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से लोग घबराते हैं, झिझकते हैं आगे आने में। अच्छा,
लेकिन एक चीज़ है इसमें, चूंकि आपने ये जिक्र किया, कुछ ऐसे इशारा किया उन मुद्दों की तरफ, एक चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो या भारत सरकार का जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, और भी जो संबंधित विभाग हैं, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक जजमेंट 1989 में आया था, उस जजमेंट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, कुछ निर्देश पुलिस के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी जारी किए थे, और पुलिस को भी एक खास हिदायत दी गई थी कि आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं और ये बाध्य नहीं कर सकते उनसे सारे सवालों के जवाब के लिए। कहाँ दुर्घटना घटी और कहाँ से आप लेकर आ रहे हैं, ये तो जवाब आपको मिलेगा, लेकिन बाकी के लिए आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। तो फिर भी पुलिस ऐसा करती है या डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, तो कोई अंकुश उस पर है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 1989 में जो जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी अस्पताल किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सा से मना नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे कोई भी हो, और कम से कम प्राथमिक चिकित्सा देनी बहुत ज़रूरी है। उस जजमेंट में ये भी कहा गया था कि लोगों को एनकरेज करना चाहिए उनको आगे आने के लिए और मदद करने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि एनकरेज कैसे करेंगे वो उन गाइडलाइंस में। जब हमने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी 2012 में, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली मांगा था कि ये जो 3 जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत क्लियर जजमेंट दे कि इनको हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर पुलिस क्वेश्चनिंग जो होती है वो कहाँ पर होगी, कैसे होगी, कितनी बार होगी, क्या अस्पतालों के पास ये हक है कि नहीं है कि वो किसी को रोक सकें, और तीसरा है कि जो कोर्ट जब बुलाया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को, तो उनकी जो बार बार जो पेशी होती है उसको कैसे रोका जा सके। तो इस पे भारत सरकार ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाइडलाइंस जारी करी हैं, और मैं आभारी हूँ AIR का कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके ज़रिए लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि ये कुछ ही हफ्ते पहले ये गाइडलाइन आई हैं और अब उनको पुलिस से, अस्पताल और कोर्ट से कोई भी इसमें ये परेशानी नहीं होगी। हालांकि हमारा मानना ये भी है और हमारा आग्रह है ये प्रधानमंत्री जी से कि इन गाइडलाइंस को वो एक गुड समैरिटन लॉ में थोड़ा उसको कन्वर्ट करें, क्योंकि गाइडलाइंस में उतनी मजबूती नहीं होती जितनी कानून में होती है। गाइडलाइंस में कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं होता है कि उसकी उन गाइडलाइंस की देखरेख कौन करेगा। तो उसके लिए एक कानून होना ज़रूरी है, और हमारी आशा है कि भारत सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ये मुद्दा उठाया है कि भारत सरकार इन गाइडलाइंस को एक गुड समैरिटन लॉ में एक टर्न करके एक लेकर आएगी। जो आप लोगों ने सर्वे किया था 2013 में, दिल्ली की तो चर्चा हमने की है, लेकिन और देश के कई और शहरों में भी आपने किया था। जो दुर्घटना में मौतें होती हैं, ऐसी असामयिक मृत्यु होती है, उसके पीछे क्या क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आपने सर्वे किया था, क्या क्या बिंदु थे और क्या परिणाम उसमें निकले थे आपकी नज़र में? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे सामने जो मुद्दा था वो ये था कि जब मेडिकल केयर की बात करते हैं तो उसमें 3 उसके भाग होते हैं। पहला तो होता है कि जब व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ है घायल, तब उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरा होता है जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है अस्पताल, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके साथ क्या हो रहा होता है। और तीसरा है कि जब वो अस्पताल पहुंच जाता है तब उसके साथ क्या होता है। हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही थी और जो आंकड़े भी हैं भारत सरकार के, वो यही थे कि ज़्यादातर मौतें जो हैं वो या तो सड़क पे हो रही थी या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो रही थी। लोगों को अस्पताल पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और मौतें सड़क पे इसलिए हो रही थी क्योंकि लोग एम्बुलेंस या पुलिस को फ़ोन करने में भी झिझक रहे थे कि हमारा नंबर दूसरी तरफ आएगा तो हमें उसके बाद परेशानी होगी, हमें फ़ोन आएंगे, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इस स्पेसिफिक मुद्दे को उठा के हमने इस पर रिसर्च करी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमने देखा है कि हिंदुस्तान में कोई भी बड़ी आपदा आती है, बिल्डिंग गिरती है या ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या बम ब्लास्ट भी कभी हो जाता है, तो उसमें सबसे पहले आगे आने वाले होते हैं वो आम आदमी ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों है कि सड़क दुर्घटना के केस में लोग घबरा जाते हैं, और तो यही हमें पता लगाने के लिए हमने ये रिसर्च करी थी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि लोगों में सद्भावना नहीं है, लेकिन कहीं कोई डर है, और वो क्या डर है ये हमें पता लगाना था। तो इसीलिए ये हमने सर्वे करा और उससे बिल्कुल साफ बात सामने आई कि क्या क्या इसमें तकलीफें हैं। तो जो बाकी शहरों में भी आपने किए थे, क्या दिल्ली कुछ अलग हटके, क्या यहाँ स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर नज़र आती हैं आपको? दिल्ली और मुंबई की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। इसमें 95% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि हम आगे आके मदद नहीं करेंगे क्योंकि हमें डर लगता है पुलिस से, हमें अस्पतालों में बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे शहर हैं जैसे इंदौर है या कानपुर है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों ने कहा है कि हम आके मदद करेंगे। हालांकि जो मेजॉरिटी है वो वहाँ पे यही बोल रही है कि हम मदद करने से हम डरेंगे या हमें डर लगता है आगे आके मदद करने से। अगर पूरे भारत का देखा जाए तो करीब 3 में से 4 लोग
या 75% जो है, ये आंकड़ा है कि इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो घबराते हैं आगे आने से। ये सच बात है। हमें अपने आसपास भी ये चीज़ें नज़र आती हैं कि लोगों में एक डर सा रहता है कि बाद में पता नहीं क्या क्या समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़े। और अगर कानूनी स्तर पर या सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं वो निकलती भी हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर उन चीज़ों का कुछ रिजल्ट नहीं दिखता, परिणाम नहीं दिखता। और इसीलिए नीचे चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पतालों की स्थिति हो, ये तमाम जो प्रक्रियाओं में उलझने का जो डर होता है आदमी का, वो इस बात से उन्हें दूर रखता है। लेकिन एक बात तो है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि यकीनन हम ये मानते हैं कि इंसान सहृदय होता है मूलतः बाय बर्थ, और उसके मन में किसी के लिए भी पीड़ा होती है और वो कुछ करना चाहता है, लेकिन ये बाधाएं आती हैं। खैर ये बात सच है कि कहते हैं कि भाई अपने लिए जीना तो क्या जीना है, अगर हम दूसरों को ज़िंदगी दे सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में उसको कुछ खुशहाली दे सकते हैं, उसके जीवन बचा सकते हैं, तो सच मायने में जीना यही है। तो एक गीत याद आता है पीयूषी, वो अपने लिए जिए तो क्या जिए। मुझे लगता है श्रोताओं आप भी इस गीत को सुनिए, एहसास आपके मन में है, ये गीत उस एहसास तक पहुंचेगा ज़रूर। हम ये नहीं कहते कि इस गीत को सुनकर आपके मन में एहसास जागेगा, वो पहले से वहाँ है, लेकिन हम ये सब मानते हैं, समझते हैं और दुआ करते हैं कि हम अपने लिए तो जिएं, लेकिन दूसरों के लिए भी हमें जीने का एक कोशिश कहीं ना कहीं हमें करनी होगी इस समाज को और देश को खुशहाल बनाने के लिए। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सर ये नहीं झुका
झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं पीयूष तिवारी जी से, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। और सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत होती हैं, जो जिंदगियां चली जाती हैं, और ज़्यादातर ऐसे मामले देखने में आए हैं कि वो समय पर इलाज न मिलने के कारण ऐसा होता है। ये एक चिंता की बात ज़रूर है और इसी क्षेत्र में वे लगातार काम कर रहे हैं। पीयूष जी, एक ये दुर्घटना के बाद की स्थिति है, लेकिन दुर्घटना ना हो सड़कों पर, ये भी कोशिश तो रहती है, लेकिन धरातल पे वो चीज़ें उसमें भी नज़र नहीं आती हैं कि सड़क की जो स्थितियां हैं, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं, सड़क पर अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, और ऐसे में क्या दुर्घटनाओं की आशंका तो ऐसे में रहती रहती है। तो जो आप लगातार सरकार के संपर्क में इस बात को लेकर है कि जो नए कानून बने उनमें इन चीज़ों पर रोक लग सके, तो क्या कुछ होना चाहिए, दुर्घटनाओं के कारण क्या है और वो किस तरह से उनका निदान हो सकता है? देखिए, पिछले दशक में करीब 12 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है सड़क दुर्घटनाओं में हिंदुस्तान में। अच्छा। करीब 60 लाख लोग जो हैं वो या तो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं या स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं। ओहो। तो इसका एक बहुत ही बड़ा जो नुकसान है वो हमारे देश को हो रहा है इस मुद्दे की वजह से। हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान होता है सड़क दुर्घटनाओं की वजह से। ये प्लानिंग कमीशन 2013 में उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसका कहना है। सड़क दुर्घटनाएं होने के 3 बड़े कारण हैं। अच्छा। सबसे पहला तो है कि जिस तरह से हम ड्राइव करते हैं सड़कों पर, चाहे वो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हो, चाहे ओवर स्पीडिंग हो, या लेन बदल देना हो, या ट्रैफिक की दिशा के विपरीत ड्राइव करना हो। एक ड्राइविंग उसका एक बहुत बड़ा कॉज है। लेकिन हिंदुस्तान में लोग ऐसा क्यों ड्राइव करते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और उसका कारण ये है कि जो 2 चीज़ें होती हैं जो कि ड्राइवर्स को नियंत्रित कर सकती हैं, एक है आपका ड्राइवर्स लाइसेंसिंग सिस्टम और दूसरा है ड्राइवर्स एजुकेशन सिस्टम, जिससे कि वो ड्राइविंग जिस तरीके से सीखते हैं, वो दोनों ही हमारे देश में बहुत ही कमज़ोर हैं। लाइसेंस हमारे देश के कई भागों में कुछ रुपए देकर घर में आके डिलीवर हो जाता है। ट्रेनिंग जो है वो हमारे कानून में अभी मैंडेटरी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग पहले करनी है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा सर्टिफिकेट दिखाने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सड़क पे जब लोग आते हैं तो उनको इसका ज्ञान नहीं होता है कि सुरक्षित तरीके से ड्राइव कैसे करें। उनको सिर्फ एक गाड़ी को ऑपरेट या चलाना आता है, ये नहीं आता कि हम बाकियों के साथ हम कैसे सड़क का इस्तेमाल करें। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि ऐसा देखा गया है विश्व भर में कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनफोर्समेंट जो है पुलिस का, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई अपना हेलमेट नहीं पहना है कि ये किसी ने, या मोटरसाइकिल पे लगाया हुआ है, या सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, या फ़ोन पे बात कर रहा है, जैसे ही वो एक पुलिसकर्मी को देखता है वो अपना फ़ोन रख देता है या अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है। तो एनफोर्समेंट का हमारे जो व्यवहार है उस पर एक बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन हमारे देश में एनफोर्समेंट भी, उसमें भी काफ़ी कमज़ोरी है। हमारी देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लोगों की और गाड़ियों की, तो आप इतने पुलिस वाले आप नहीं लगा सकते हैं कि आप सबको पुलिस कर सकें या सबका बिहेवियर ठीक कर सकें। और जो करप्शन जो होता है सड़क ग्राउंड पे वो है। तीसरा मुद्दा वो ये है जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा है मुद्दा, लेकिन सबसे कम उसके ऊपर बात होती है, वो है जो हमारी सड़कों की हालत है। हम एक चीज़ की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रोड यूज़र कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के जो सड़क चालक हैं उनके बीच में एक तरीके का तनाव है। अगर हम अपनी सड़कें देखते हैं तो जो सबसे बाईं वाली जो लेन होती है उस पर बस भी चल रही होती है और उस पर साइकिल चालक भी चल रहा होता है जी। तो आपका सबसे बड़ा वाहन और सबसे छोटा वाहन एक ही जगह के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो हमने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे यहाँ सेफ सिस्टम अप्रोच इंजीनियरिंग में नहीं यूज़ होती है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो सेफ्टी के लिए सर्टिफाइड नहीं है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं देश में होती हैं। अब इससे भी एक बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग आपके आरटीओ के अंडर आता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर। एनफोर्समेंट जो है, जो पुलिस का है, वो होम डिपार्टमेंट या पुलिस के अंडर आता है। और इंजीनियरिंग जो है, सड़क की जो इंजीनियरिंग है वो 5 से 7 डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और जो गाड़ी की इंजीनियरिंग है वो किसी और डिपार्टमेंट में आती है।
तो करीब 7 से 8 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सड़क सुरक्षा के लिए। और हमारे देश में अभी तक ऐसा कोई भी वातावरण या ऐसा कोई भी ढांचा नहीं है जिसके अंतर्गत हम इन सभी लोगों को एक साथ काम करा सकें, एकजुट के और एक मिशन की तरह की सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकें। इसमें हम पैदल चलने वालों के लिए भी बहुत हमें चिंता होती है जी। क्योंकि सड़क के किनारे जो फुटपाथ बने हुए हैं उस पे फुटपाथ पे इतना इंक्रोचमेंट है, इतना अतिक्रमण है कि उनको फुटपाथ अपना छोड़ के सड़क पे आना पड़ता है। सड़क पर भी साइड में इतनी पार्किंग है, इतने ठेले, इतने रेडियां, सब कुछ होती है, तो उनको कहीं ना कहीं उस खतरे के जोन में उनको जाना मजबूरी होती है और वहाँ वो सीधे सीधे शिकार होने के लिए मतलब मजबूर होते हैं इस तरह से। तो जो अतिक्रमण है सड़क के आसपास दोनों तरफ और सड़कों पर भी, यहाँ तक कि दिल्ली जैसे इतने व्यस्त शहर में पीक आवर्स में सड़कों पर पूरी पूरी मार्केट लगती है जी। तो इन सब को लेकर भी कुछ रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कुछ ऐसी कार्रवाइयों की उम्मीद करते हैं आप या व्यवस्था की, जो भविष्य की जब हम बात करें? देखिए, अगर हम अभी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसी कोई भी कानूनी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसा ढांचा नहीं है जिसके अंतर्गत हम एक्शन ले सकें। हमारा जो कानून है जिसको कि भारत सरकार कोशिश कर रही है हटाने की या चेंज करने की, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट का अगर आप नाम ही देखेंगे तो वो सिर्फ उसकी चिंता है मोटर व्हीकल्स के साथ, जो कि मोटर चालक होते हैं। जो बाकी जो होते हैं सड़क चालक, जो कि आपके पैदल यात्री होते हैं या फिर आपके जो साइकिल चालक होते हैं, उनके बारे में ऐसी कोई भी उसमें व्यवस्था नहीं है। इसको हो सकता है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं अगर हम एक नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, जो कि हम एक लेकर आएँ, जिसके अंतर्गत हम जहाँ पर नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट या साइकिल चालक या पैदल चालक चलते हैं उस जगह पे अधिक जो क्रमण होता है उसको हम इलीगल बना दें और उसके ऊपर बड़े फाइन लगाए जाए। छोटे मोटे फाइन तो हम लगाएंगे तो फिर पुलिस वाले आके वो कर लेंगे, लेकिन कैमरा बेस्ड एनफोर्समेंट और जिसका भी चालान हो रहा हो वो कैमरा पे हो, जिससे करप्शन हटाया जा सके जी। और एक बड़ा इस पे जो सिस्टम होता है कि इसको अतिक्रमण हटाया जाए, वो होना चाहिए। एक बड़ी हैरानी की बात पीयूष लगती है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में एक सेक्शन है 134। अब इसमें क्या है कि ड्राइवर या गाड़ी का मालिक जिससे दुर्घटना घटी होती है वो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, ये उससे उम्मीद की जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे 3 महीने की सजा हो सकती है या 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। अब 500 रुपए का जुर्माना इतने छोटी राशि है कि ये कहीं से किसी के मन में कोई डर पैदा नहीं करता। तो जिस तरह से आप, ये बड़ी छोटी बातें और ये बाध्यता भी नहीं है उसके ऊपर कि वो ऐसा करे, और ना कोई अंकुश है, ना कोई उसके बाद में उसके ऊपर कोई कार्रवाई का उसका डर है, इसलिए वो निश्चिंत होकर ये इस तरह के मामले में शामिल भी होने के बाद भी वो निकल जाते हैं। हिट एंड रन का एक बड़ा सीरियस मामला है दिल्ली में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बहुत ही खूबसूरत सफर को बहुत घातक बना देती हैं। तो श्रोताओं, देखिए, हम और आप सब मिलकर सड़क का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सब मिलकर उसको एक सुरक्षित वातावरण सड़क पर बनाकर रखें और सुहाने सफर का आनंद लें। इस गीत के माध्यम से उस सफर को भी महसूस करते हैं जो सुहाना हो सकता है और होना चाहिए, और इस सुरीले गीत को सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर
कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में श्रोताओं, सड़क पर सुरक्षित चलने की और सड़क पर होने वाले हादसों में जो जानें चली जाती हैं उनको लेकर एक जो चिंता प्रधानमंत्री महोदय ने व्यक्त की थी, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं आज। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं पीयूष तिवारी जी, सेव लाइफ फाउंडेशन के आप डायरेक्टर हैं। दिल्ली में पीयूष जी, ये मामले वैसे तो बाकी शहरों में भी आते हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं इस तरह की देखने की आती हैं जो हिट एंड रन के नाम से जानी जाती हैं, और ये साल दर साल ये इनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है, ये और भी चिंता की बात है। अब होता क्या कि इसमें सिर्फ 10% मामले ऐसे हैं जिसमें जिम्मेदार ड्राइवर्स को पकड़ा गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 90% मामलों में ड्राइवर हाथ नहीं आया, अज्ञात आदमियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिसका कोई मालूम नहीं कि उसका क्या हुआ है। और इस साल 822 जो है रोड पर जो दुर्घटनाएं घटी हैं उसमें 300 ऐसे केसेस हैं जो हिट एंड रन के थे, जिसमें 331 लोगों की जो जाने गई हैं। इसमें रात का समय जो है बड़ा खतरनाक माना गया है, जो रिकॉर्ड कहते हैं कि रात को 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय सबसे ज्यादा उस समय ये दुर्घटनाएं होती हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी कई वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि 9 बजे के बाद जो एनफोर्समेंट ट्रैफिक पुलिस का होता है वो बहुत कम हो जाता घट जाता है। हाँ। और जब लोगों को पता होता है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, तब लोगों का जो बिहेवियर होता है, जैसे मैंने पहले कहा, वो बिल्कुल बदल जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि लेट नाइट करीब 11 बजे के बाद जो सड़कें जो हैं वो थोड़ी खाली हो जाती हैं, तो उसमें लोगों को मन करता है कि हम स्पीड करें, थोड़ा अपनी गाड़ी भगाएं। तो ओवर स्पीडिंग से रिलेटेड बहुत इसमें एक्सीडेंट होते हैं। रात में शराब पीकर चलाने वाले भी कई इसमें दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि एनफोर्समेंट कम है तो लोग सोचते हैं कि वो बच के निकल जाएंगे। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, और वो एक सोल्यूशन ये है कि हमें जगह जगह पर नंबर प्लेट रीडिंग कैमरास लगाने पड़ेंगे, जो कि रात में भी और फॉग में भी नंबर प्लेट रीड कर सके और जो ड्राइवर है उसकी फ़ोटो ले सके। दिल्ली पुलिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एयरपोर्ट रोड पर लाइडार कैमरास लगाकर, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ था। तो अब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से हमारा यही एक आग्रह है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो लोग अभी टक्कर मार के भाग जाते हैं उनको आप उससे बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। जी, चूंकि रात में पुलिस वाले भी ज्यादातर जो मेन सड़कें हैं, अगर होते भी हैं ड्यूटी पे, तो जो हाईवेज हैं या जो मुख्य सड़कें उन पर ज्यादा होते हैं, लेकिन हिट एंड रन के मामले जो हैं वो कई बार अंदरूनी इलाकों में, गलियों में, जैसे ये भी हुआ था विनय का जैसे, हाँ बिल्कुल, वो अपने लेन से अपनी गली से निकले थे और गाड़ी उनको हिट करके चली गई थी। तो इस तरह के मामले, अब जो आपने ये बात कही है कि कैमरे लगाए जाएं, सीसीटीवी कैमरे, और हाई रेजोल्यूशन कैमरे हों जो नजदीक से नंबर को रिकॉर्ड कर सके, तो इससे थोड़ी सी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी पुलिसिंग को, और खासतौर पर ट्रैफिक के साथ जो जुड़ी हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा हमें डिपेंड करने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, विश्व भर में क्या हो रहा है कि कॉन्टैक्ट फ्री एनफोर्समेंट की बात हो रही है। मतलब कि पुलिस वाले जो ह्यूमन जो इंसान है पुलिस वाला, उसका कोई भी इंटरेक्शन जो है वो जितना हम कम कर सके उतना होना चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये है कि अगर आप कैमरा में ये जो हो रही चीज़ें उसको आप कैच करते हैं, तो जो करप्शन है वो बहुत कम हो जाता है। उसमें कोई वो नहीं है कि पुलिस वाला जो है वो पैसे लेकर वहाँ से निकल जाएगा। तो जिसको कैमरा ने पकड़ा है उसका चालान होगा ही होगा। दूसरा ये है कि जिन पुलिस वालों को आप उस ड्यूटी से हटाएंगे उनको आप लॉ एंड ऑर्डर पे लगा सकते हैं, जिससे कि जो शहर है और देश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो थोड़ा बेहतर हो सके। और तीसरा ये है कि उससे जो चालान जो कलेक्ट होंगे, वो माना गया है कि करीब 1000 गुना ज़्यादा चालान जो हैं वो एक कैमरा बेस्ड एनफोर्समेंट से जमा हो सकते हैं, जिससे कि आप पूरे देश के, पूरे शहर के जो कैमरा हैं उसको आप फंड कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई एडिशनल या अलग से आपको कोई उसमें फंडिंग की उसमें ज़रूरत नहीं है। एक स्टडी हुई थी कि ITO इंटरसेक्शन जो है दिल्ली पे, ITO का जो जंक्शन है, वहाँ पे हर महीने करीब 1.5 करोड़ ट्रैफिक के जो उल्लंघन होते हैं।
और जो चालान है वो करीब 3000 इशू होते हैं। अच्छा। तो अगर आप इन 1.5 करोड़ में से अगर आप 10 लाख को भी अगर आप कैमरा से आप पकड़ लें तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना उससे डिटरेंट इफेक्ट बनता है कि लोग जो हैं वो 2 बार सोचेंगे एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पार करने से या लाइट जंप करने से, क्योंकि उनको पता है कि कैमरा उनको पकड़ लेगा। तो उससे बहुत ही बड़ा एक असर पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है हिंदुस्तान के लिए। कई बार विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है, जिस तरह आप कहते हैं कि जब 1-to-1 कांटेक्ट होता है पुलिस का और जो भी ट्रैफिक वायलेशन करने वाले लोग हैं, मार पिटाई, यहाँ तक कि पुलिस वालों के ऊपर भी हाथ उठाते हैं या उन पर हमला कर देते हैं लोग, और कई बार पुलिस वालों भी इसमें पुलिस वाले भी उनको भी जान का जोखिम होता है। तो ये सब मामले ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हैं और आपने जिसका जिक्र किया, यहाँ सड़क पर चलते हुए बहुत ज़्यादा रोड रेज की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे अपने व्यवहार और सोच से जुड़ा हुआ है, जो हमारे समाज के अपने तनाव को रिफ्लेक्ट करता है, अंदरूनी तनाव को। लेकिन एक चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं पीयूष जी, अगर समय पर बहुत बार ये है कि सबको पता है 100 नंबर पर आपको फ़ोन करना है इमरजेंसी के लिए, पुलिस को या पीसीआर को, वो आ भी जाते हैं, लेकिन वो खुद इस सक्षम नहीं होते हैं या कुशल नहीं है इस बात के लिए कि सीरियस एक्सीडेंट में घायल किसी व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करें वो। बिल्कुल। हाँ, ऐसे में कई बार हो सकता है कि कोई ऐसी गलती हो जाती हो उनसे या ना कर पाते हो तो उसका नुकसान और भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। उनको क्या इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की ज़रूरत है? बिल्कुल, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमने देखा है कि जो पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाती है, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि सरकारी अस्पताल हो सकता है उस एरिया में काफ़ी दूर हो, पास में नहीं, और पास में शायद कोई प्राइवेट अस्पताल हो। तो हमें ये सब छोड़ के कि प्राइवेट कौन है और सरकारी कौन है, हमें उससे जल्द से जल्द नज़दीकी ये चिकित्सालय में ले जाना बहुत ज़रूरी है कि उसको जल्द से जल्द चिकित्सा मिल सके। अब उसका जो भी फंडिंग मैकेनिज्म है, जो भी है, ये प्रधानमंत्री जी ने बात करी है कैशलेस ट्रीटमेंट की, तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे जो प्राइवेट अस्पताल है जिनको कि सरकारी पैसा नहीं मिलता है जैसे कि पब्लिक अस्पतालों को मिलता है, कैशलेस ट्रीटमेंट से उनको उससे फ़ायदा होगा कि सरकार जो है उन घायल व्यक्तियों के लिए पैसा देगी उन्हें। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नज़दीकी अस्पताल ले जाना है, आपको सरकारी अस्पताल नहीं ले जाना है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रशिक्षण जो है कि जान बचाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जितने पुलिस डिपार्टमेंट हैं वो एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर रिएक्ट करते हैं, मतलब जो सबसे पहले जो पहुंचते हैं वो पुलिस वाले ही पहुंचते हैं, और वो वहाँ पर उनके पास एक मौका होता है कि हम इस व्यक्ति की हम जान संभाले रखें जब तक ये अस्पताल ना पहुँच जाए। तो उसमें 3 चीज़ों का प्रशिक्षण जो पुलिस को मिलना चाहिए। पहला तो है कि खून कैसे रोका जा सके, दूसरा है कि अगर नब्ज़ बंद हो गई है तो उसमें दिल कैसे दोबारा उसमें चलाया जा सके मैनुअल तरीके से, और तीसरा है कि जब आप किसी को गाड़ी में आप शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी में चाहे एम्बुलेंस में, तो उनकी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रख के आप कैसे करें। क्योंकि हमने कई केसेस में देखा है कि 2 पुलिस वाले एक तरफ आएंगे, 2 पुलिस वाले दूसरी तरफ आएंगे और हाथ पैर उठा के व्यक्ति को अंदर गाड़ी में डाल देंगे, और उसमें जो रीढ़ की हड्डी है और जो गर्दन है उसमें काफ़ी चोट उसमें पहुंच सकती है, और उसमें चाहे आदमी बच भी जाए, लेकिन अगर लकवा लग गया या पैरालिसिस हो गया तो उससे ज़िंदगी भर तक उसमें बहुत परेशानी होती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये न्यूनतम चीज़ें हैं, जो कि मिनिमम चीज़ें हैं, जो कि पुलिस वालों को आनी चाहिए। ये बहुत सिंपल हैं, इसके लिए कोई डॉक्टरी विद्या की ज़रूरत नहीं है, और ये कोई भी सीख सकता है, और ख़ासकर पुलिस वालों को ये चीज़ें आनी चाहिए। पीयूष जी, लोगों का ये कहना है, लोग अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस की वैन पहुंचती है, जो भी पीसीआर वैन होती है, सबसे पहले जो भी समय लगता है उनको, लेकिन उनके पास फर्स्ट एड का सामान या उनके पास स्ट्रेचर की जैसे बहुत ज़रूरत होती है ऐसे एक्सीडेंट के मामलों में, चूँकि इनकी डिप्लॉयमेंट शहर भर में होती है तो इसके लिए इनके आसान भी होता है पहुंचना, लेकिन उनके पास ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं होती। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए उन पीसीआर वैन्स में, जो बेसिक इलाज के लिए ज़रूरी चीज़ें या शिफ्ट करने के लिए ज़रूरी चीज़ें। तो मैं दोबारा 2 बातें इसमें कहना चाहूँगा। पहला तो ये है कि हम दिल्ली पुलिस के साथ काम करते हैं, अच्छा, काफ़ी नज़दीकी तरीके से, तो हमें पता है कि उनकी ज़्यादातर पुलिस की जो पीसीआर वैन्स जो हैं उसमें स्ट्रेचर और एक फ़र्स्ट एड किट होती है। अच्छा, लेकिन स्ट्रेचर का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, या फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल होता है नहीं होता है, वो अलग बात है। उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके लिए उनको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एक ऑर्डर की ज़रूरत है कि आपको हर केस में स्ट्रेचर इस्तेमाल करना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंच सकती है अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से उठाएंगे तो। नहीं, ऑर्डर मतलब उनको ऑर्डर क्या अलग से दिया जाएगा? ऊपर से आदेश आने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब पुलिस वाले कोई भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज्वाइन करता है, वो ये सोच के नहीं ज्वाइन करता है कि मैं पैरामेडिकल काम करूंगा या मैं किसी की को चिकित्सा या प्राथमिक चिकित्सा दूंगा। तो एक उनको ओरिएंटेशन जो है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा कि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं तो आप वो काम करेंगे, और उसके लिए आपको जो ये सुविधाएं दी गई हैं
ट्रेनिंग है, फर्स्ट एड किट है और जो स्ट्रेचर है उसको आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो है कमिश्नर से ये आना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि दिल्ली एक ऐसा शहर बनता जा रहा है जहाँ पर जो कि बाकी कई जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे देश में ही उनसे पिछड़ रहा है, और वो है एम्बुलेंस केयर में। देखिए, पुलिस का जो काम होता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम होता है। पुलिस का काम जो है वो चिकित्सा का काम नहीं है। और हमारे शहरों को एक बहुत सख्त ज़रूरत है एक प्रॉपर मॉडर्न एम्बुलेंस सेवा की, जो कि कई शहरों में अब आ रही है, 108 सेवा जो है। और दिल्ली शहर में हालांकि हमारी राजधानी है, उसमें अब तक ऐसी कोई सेवा नहीं है। कैट्स की एम्बुलेंसेज हैं मेरे ख्याल से 100-150, लेकिन अब 2 करोड़ लोगों के लिए 100-150 एम्बुलेंसेज ये काफ़ी नहीं है। तो एक प्रॉपर एक एम्बुलेंस सेवा होनी ज़रूरी है कि पुलिस जो है वो तब तक उसकी जान बचाए रखे जब तक कि एक एम्बुलेंस ना आ जाए जिसमें कि पैरामेडिकल स्टाफ हो, ऑक्सीजन हो, बाकी चीज़ें हो, जिससे कि उस व्यक्ति की प्रॉपर चिकित्सा उसको मिल सके जब तक वो अस्पताल ना पहुंच जाए। तो ये कि हमें करना पड़ेगा। पुलिस जो है एक सराहनीय काम कर रही है कि वो लोगों को अस्पताल ले जा रही है। करीब 60-70 हज़ार लोगों को अस्पताल ले जाते हैं दिल्ली पुलिस हर साल, लेकिन उनका ये काम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पुलिस का ये काम सिर्फ इतना है कि वो एक प्राथमिक चिकित्सा दें और अगर एम्बुलेंस ना हो तो अस्पताल ले जाएं, लेकिन एक एम्बुलेंस सेवा होनी बहुत ज़रूरी है और उससे हम अपना ध्यान नहीं हटा सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जो विकसित देश हैं वहाँ पर कम से कम इन चीज़ों की बहुत एकदम तत्काल उपलब्धता होती है, चाहे मेडिकल हेल्प है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पर आधारित उनका जो रेस्क्यू सिस्टम है, कहीं कोई दुर्घटना बड़ी हुई है वहाँ से लोगों को निकाल कर हॉस्पिटल तक लेकर जाना है, तो वो व्यवस्था वहाँ बहुत मजबूत है, जिसकी कमी हमें यहाँ नज़र आती है। अब ऐसे में उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी या अपेक्षा जो है उन लोगों से की जाती है जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं। बिल्कुल सही। तो और वहाँ ये कमी जो आपके सर्वे के हिसाब से भी है और हम भी महसूस करते हैं कि उसमें 95% अगर दिल्ली के लोग या 75% देश के तमाम हिस्सों में लोग नहीं आगे बढ़कर मदद करना चाहते हैं, कई सारे वजहों से, जिस पर हमने काफ़ी चर्चा की है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक जो आपने जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कैशलेस ट्रीटमेंट की, बहुत ज़रूरी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आने वाले दिनों में इस तरह के जो भी एक्ट बनाए जाएंगे या जो भी कानून में परिवर्तन होंगे उसमें इन चीज़ों को शामिल किया जा सकेगा। हम ये चाहते हैं, 3 इडियट्स का वो गाना याद आता है पीयूष जी, क्योंकि ज़िंदगी इतनी कीमती है कि बस किसी तरह हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। जब एक बार जीवन मिला है तो उसे अपने जीवन को पूरी तरह जीने का हक भी मिलना चाहिए, माहौल भी मिलना चाहिए, समर्थन और सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो क्योंकि हम इतनी जल्दी उसे जाने नहीं देना चाहते हैं जो इस दुनिया में आया है। तो इस गीत को सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।
माँ ने खत में क्या लिखा था, जिए तो जुग जुग ये कहा था, 4 पल भी जी न पाया तू। यारों से नजरें मिला ले, एक बार तो मुस्कुरा दे, उठ जा साले यूं सताता है क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं पीयूष तिवारी जी से, और पीयूष जी सेव लाइफ फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। बहुत सारी बातें हमने इस पर की हैं। चिंताएं बहुत होती हैं क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो हमेशा हमारे माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर देते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर हमें आशावान रहना ही होना चाहिए, भविष्य को लेकर हमें आशावान रहना ही चाहिए। और जिस तरह से अब अगर जो अभी तक जो जाने गई हैं, यहाँ तक कि हर साल कुछ न कुछ ऐसे आंकड़े हमारे सामने आते हैं जिनको देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी बहुमूल्य जिंदगियाँ इस तरह से चली जाती हैं हमारे बीच से। लेकिन पीयूष जी प्रधानमंत्री महोदय ने रोड सेफ्टी एक्शन प्लान की भी बात की, कैशलेस ट्रीटमेंट के साथ साथ। इसके अलावा रोड सेफ्टी बिल की उन्होंने बात की। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल 2014 है, संसद में रखा जाना है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, होंगी, आगे और होंगी, और समय कितना लगेगा इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपेक्षाएं बहुत हैं। आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार पूरे देश में आप सक्रिय हैं रोड पर, सड़क पर सुरक्षा को लेकर, और लोगों की जान न जाए इस बात के लिए। क्या अपेक्षा करते हैं आप इस बिल से? देखिए, इस बिल का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो श्री गोपीनाथ मुंडे जो थे, हमारे खाद्य मंत्री थे, 2014 में उनकी मृत्यु के बाद, सड़क दुर्घटना मृत्यु के बाद हुआ था। और उसके बाद से हमारी आशाएं इस बिल से काफ़ी बढ़ गई थी कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अभी हमारी आशा है कि इस बिल में जो मुद्दे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बात करी है जी, या शुरुआत करते हैं लाइसेंसिंग से। जो लाइसेंसिंग में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो करप्शन की है, ट्रांसपेरेंसी की है और कॉम्पिटेंसी की है, कि उसमें ये पारदर्शिता नहीं है, और अगर कोई टेस्ट देता भी है तो वो टेस्ट किसी काम का नहीं है अभी इस समय। तो लाइसेंसिंग को जो है मजबूत बनाया जाएगा, उसको यूनिफाइड बनाया जाएगा। अभी कई लोग जो हैं वो कई स्टेट से कई लाइसेंस लेकर घूमते हैं, सारे ओरिजिनल लाइसेंस होते हैं। तो उसमें अगर आप किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं तो आपका एक लाइसेंस जब्त हो जाएगा, लेकिन आपके पास 7-8 लाइसेंस और होंगे आगे जाने के लिए। तो यूनिफिकेशन लाइसेंसिंग में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि देश में आप कहीं पे भी कोई भी आप वायलेशन करें वो उस लाइसेंस में वो रजिस्टर हो जाए। तो उसको UID से आप कनेक्ट कर सकते हैं या किसी और स्कीम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो वो है। दूसरा ये है कि हमारी आशा कि जो प्रॉपर, जो सही तरीके से जो ट्रेनिंग जो होती है, कि सिर्फ गाड़ी का चालन नहीं, लेकिन सड़क पे कैसे इसको चलाते हैं सुरक्षित तरीके से, उसकी ट्रेनिंग सभी को मिलनी बहुत ज़रूरी है। उसको या तो हम लाइसेंस के रिन्यूअल के टाइम पे कर सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस है ऑलरेडी, या जो लोग नया लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए हम एक कंपलसरी बना दें कि उनको एक प्रॉपर, एक सही ड्राइविंग स्कूल में जाके एक सर्टिफिकेशन लेकर आना है जी। तीसरी बात यह है कि जो एनफोर्समेंट जो होता है उसे हमें इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट बनाना पड़ेगा। अगर हम पूरे देश में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन जगहों पर जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे जो हमें फ़ायदा होगा, जो सड़क दुर्घटनाएं कम होने में, और जो चालान जो उससे होंगे, उससे एक काफ़ी वो होगा। चौथी बात जो है वो ये है कि जो वो लोग हैं, जो वो व्यक्ति हैं जो कि सड़क पे चलते हैं या फिर साइकिल पे जाते हैं, या बच्चे जिनको हम वल्नरेबल रोड यूज़र्स बोलते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हमें खास प्रावधानों की ज़रूरत है। जैसे कि जो सड़क चालक, जो पैदल
यात्री जो होते हैं, तो वो जो जिस फुटपाथ पे चलें वहाँ पर कोई अतिक्रमण ना हो, वहाँ पर कोई मोटर व्हीकल ना चल रहा हो। कि हमने कई बार देखा है कि वहाँ से मोटरसाइकिल वाले भी निकालना शुरू कर देते हैं अपनी मोटरसाइकिल ट्रैफिक की वजह से, तो वो उनको एक जगह उनके लिए मिले। मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ज़्यादा जो इग्नोर किया गया इसमें रोड यूजर्स में वो पैदल चलने वाले लोग हैं, जिनके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होता, और सबसे ज़्यादा वही इसके शिकार भी होते हैं। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो गरीब तबके के जितने लोग होते हैं वो वहीं से आते हैं, और उनकी दुर्घटना में मौत या जो उनको इंजरी होती है उसके बाद उनका जो परिवार है वो एक बहुत गरीबी की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात। तो एक तो वो है। पांचवी चीज़ ये है कि जो इंजीनियरिंग जो है, जो सड़क की जो इंजीनियरिंग है, उसके कुछ न्यूनतम स्टैंडर्ड बनाने ज़रूरी हैं हमारे देश में, जो कि अभी फॉलो नहीं होते हैं, और जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। सेम गाड़ियों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। और फाइनली जो उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर ऐसे चलान होने चाहिए, जैसा आपने कहा कि 500 रुपये 100 रुपये का चलान से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आजकल लोगों को, तो ऐसे एक प्रावधान होने चाहिए जिससे कि लोगों को थोड़ा उससे लगे कि एक बड़ी चीज़ हो रही है, एक डर हो, एक दबाव हो। और सिर्फ कैश फाइन नहीं होने चाहिए उनको, हमें 3 दिन की सज़ा उस तरीके से जेल में नहीं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में उनको जोड़ के या किसी और सोशल सर्विस में जोड़ के उनको हम एक उनका जो टाइम है, जो टाइम की जो कीमत है वो उनको हम महसूस कराएं उसमें इन्वॉल्व करा के जी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हमारी जो मांग है भारत सरकार से, वो ये है कि एक ऐसा ढांचा बनाया जाए, कि ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो कि सड़क दुर्घटनाओं को, सड़क सुरक्षा को एक मिशन की तरह लेकर चले, और जितने भी अलग अलग जो आरटीओ से लेकर जो इंजीनियरिंग जो करते हैं उन सभी को एक साथ वो काम करा सके। तो एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अथॉरिटी जो होती है उसका एक गठन हो, जिसके अंतर्गत सारी ये टेक्निकल एक्सपर्टीज, जितनी भी ये स्टैंडर्ड हैं, वो बनाए जा सके, ये डुप्लीकेसी जो है वो खत्म हो, और एक यूनिफाइड कोई अम्ब्रेला हो जिसके तहत ये सारा काम हो सके। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और हमें लगता है कि और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि हम क्या पूरे देशवासी इस बात की उम्मीद रहेगी सबको, कि जब भी ये रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल 2014 जब संसद में पारित होगा, पास होगा, उसके बाद सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ उसके अनुसार उसको इन्फोर्स करेंगी, और जो भी एजेंसीज इसमें जुड़ी हुई हैं वो भी पूरी ईमानदारी से इस काम को अंजाम देंगी, क्योंकि एक जान की कीमत भी आंकी नहीं जा सकती, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। श्रोताओं, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी सी सही, लेकिन इस चर्चा के माध्यम से उस तमाम पहलुओं को जानने का मौका हमें मिला है जो सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में यकीन मानिए कि जो अगर इस बिल के माध्यम से इस तरह का कोई प्रावधान होता है जिसमें मदद करने वालों को भी प्रोत्साहन मिले, और उनको ये डर उनके मन से खत्म हो कि अगर वो एक्सीडेंट के केस में किसी की मदद करते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं या पुलिस थाने लेकर जाते हैं, तो उनको बाद में किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा डर उनके मन से निकले जरूर। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। अगर लोग मदद करते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें किसी प्रकार की ये कठिनाई होती है, तो वो या तो हमें सेव लाइफ फाउंडेशन को कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं, या फिर भारत सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जिन्होंने गाइडलाइन इशू करी है वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अगर उन्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े इस गाइडलाइन के बाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, आप पीयूष की बात आपने ज़रूर ध्यान से सुनी होगी, और कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी मदद करने के प्रयास में कोई बाधा, किसी तरह से अवांछित बाधा अगर आती है, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं सेव लाइफ फाउंडेशन को, या भारत सरकार का जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसको, उसकी वेबसाइट पर जाकर। और हम अपने तरफ से तो ये कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए कि हमें सड़क के ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए, अपने और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें सड़क पर चलना चाहिए। बहुत सारा समय सड़क पर हम भले ना रहते हों, लेकिन जितना समय रहते हैं वो हमारे जीवन का ऐसा क्षण होता है जब एक छोटी सी गलती हमारे जीवन पर एक विराम लगा देती है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं किसी के साथ ना हो, कभी भी ना घटें। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और AIR का जी, कि आप समय निकाल कर आए इस कार्यक्रम में और आपने शिरकत की। और हम और आप और अपने श्रोताओं से भी हम यही कहेंगे, ए भाई जरा देख के चलो। बिल्कुल। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो,
आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। हे भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा। रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जैनेन्द्र सिंह और प्रस्तुति सहयोग प्रीति मोहन। पोस्ट बॉक्स